नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई एक कविता कैसे पूरी जिंदगी का फलसफा मतलब फिलॉसफी समझा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी की अमर रचना मधुशाला की और इसके गहरे मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो जिंदगी को देखने का एक पूरा नजरिया है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस कमाल की रचना से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये दार्शनिक सफर। कविता शुरू ही इन खूबसूरत लाइनों से होती है जो हमें सीधा एक मधुशाला मतलब एक टैवर्न में ले जाती हैं। पर रुकिए, बात यहाँ सिर्फ शराब की नहीं हो रही। बच्चन जी तो हमें जिंदगी के फलसफे पर एक बहुत ही गहरी बातचीत के लिए बुला रहे हैं। तो ये सिर्फ एक वेलकम नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी दुनिया में दाखिल होने का न्योता है। अब इस कविता के रहस्यों को खोलने के लिए हमें पहले इसकी 4 जादुई चाबियों को समझना होगा। ये 4 प्रतीक या कह लें सिंबल्स ही हैं जो इस पूरे सफर में हमारे गाइड बनेंगे। इनके बिना मधुशाला का असली मतलब समझना सच कहूं तो नामुमकिन है। तो चलिए एक एक करके इन 4 प्रतीकों को समझते हैं। यही वो नींव है जो कविता की हर लाइन में छिपे गहरे अर्थ को हमारे सामने लाएगी। तो सबसे पहला सिंबल है मधुशाला। अब ये मधुशाला है क्या? सोचकर देखिए, ये वो दुनिया है जिसमें हम सब रहते हैं, अपनी सारी मुश्किलों, अपनी सारी खूबसूरती और सारे चैलेंजेस के साथ। या फिर इसे कोई बड़ा मकसद भी मान सकते हैं, है ना? जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आर्टिस्ट। ये वो मंजिल है जिसकी तलाश शायद हर किसी को होती है। और इस मधुशाला में परोसी जाती है हाला, यानी कि शराब। पर ये कोई मामूली शराब नहीं है, ये तो जिंदगी का रस है। हमारे तजुर्बे, हमारे जज्बात, हमारी ड्यूटीज, हमारा पैशन, सब कुछ। हमारा हर सुख, हर दुख, प्यार, जिम्मेदारी, सब कुछ। यही हाला है जिसे हम रोज पीते हैं। और जिंदगी की ये शराब किसमें है? प्याले में। और ये प्याला क्या है? हमारा अपना शरीर। ये वो बर्तन है जो जिंदगी के सारे अनुभवों को अपने अंदर समेटे हुए है। ये फानी है, एक दिन टूट जाएगा, पर फिर भी जिंदगी के हर रस को चखने के लिए कितना जरूरी है। और आखिर में है साकी, जो ये हाला परोसती है। ये इस कविता का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है। कौन है ये साकी? क्या ये किस्मत है, हमारा भाग्य, या शायद प्यार? हम कह सकते हैं कि ये वो अनदेखी ताकत है जो हमें जिंदगी के खट्टे मीठे तजुर्बे देती रहती है। तो अब जब हम इन चारों सिंबल्स की भाषा समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कविता जिंदगी के सफर को कैसे दिखाती है। मधुशाला की तरफ जाने वाला ये रास्ता असल में हमारे अपने जीवन के रास्ते का ही एक बहुत पावरफुल रूपक है। और क्या ये लाइन जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई नहीं दिखाती? हम सब ने कभी ना कभी इस मुसाफिर जैसा महसूस किया है, एक चौराहे पर खड़े, कंफ्यूज्ड। जिंदगी में इतने रास्ते हैं और ये चुनना कितना मुश्किल होता है कि कौन सा सही है। ये पंक्ति उस भोली सी उलझन को एकदम परफेक्ट तरीके से पकड़ लेती है। तो अच्छी बात यह है कि कविता इस मुश्किल का हल भी देती है। बच्चन दी का दर्शन बहुत साफ है। किसी एक रास्ते को पूरे यकीन के साथ चुनो और बस चलते रहो। सबसे बड़ी सीख यही है कि जिंदगी में कंफ्यूज होना नॉर्मल है, लेकिन कामयाबी का राज किसी एक रास्ते को चुनकर उस पर टिके रहने में है। अब कविता के एक और बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं क्रांतिकारी पहलू पर आते हैं, इसका सोशल मैसेज। यहाँ मधुशाला सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्पेस है जो इंसानों की बनाई हर दीवार को तोड़ देता है। सोचिए, ये लाइन कितनी बोल्ड है। बैर बढ़ाती मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। बच्चन जी साफ साफ कह रहे हैं कि जहाँ धर्म की जगहें मंदिर मस्जिद अक्सर लोगों में दूरियां पैदा कर देती हैं, वहीं मधुशाला एक ऐसी जगह है जहाँ सब एक हो जाते हैं। ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात थी ही, आज भी कितनी पावरफुल सोशल कमेंट्री है ये। और यही आइडिया इस लाइन में और भी मजबूत हो जाता है। मधुशाला वो जगह है जहाँ सब बराबर हैं, जहाँ जात पात का कोई भेदभाव नहीं। ये वो काम अकेले ही कर देती है जो 100 समाज सुधारक मिलके भी नहीं कर पाते। मतलब एकता का एक परफेक्ट सिंबल। अब हम कविता के सबसे गहरे और शायद सबसे मुश्किल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मधुशाला सिर्फ जिंदगी की बात नहीं करती, ये मौत और उसके बाद क्या होगा, इन सवालों पर भी एक बहुत ही अनोखा और निडर नजरिया रखती है। मौत का इससे ज्यादा खूबसूरत और शांत रूपक भला क्या हो सकता है?
कविता में मौत को एक डरावने अंत की तरह नहीं, बल्कि अंतिम साकी की तरफ से दी गई एक आखिरी सर्विस की तरह देखा गया है। ये जिंदगी के सफर का एक नेचुरल हिस्सा है, कोई खौफनाक अंत नहीं। बच्चन जी की ये आखिरी इच्छाएं एकदम क्रांतिकारी हैं। ये सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं लिखी गई हैं, ये तो मधुशाला के दर्शन के लिए उनके अटूट कमिटमेंट को दिखाती हैं, जो उनकी लाइफ फिलॉसफी का सबसे आखिरी और सबसे मजबूत सबूत है। और अब कविता के अंतिम और सबसे गहरे मोड़ पर आते हैं। ये वो पल है जब मुसाफिर को एहसास होता है कि वो जिस मंजिल को इतनी देर से बाहर ढूंढ रहा था, वो तो कहीं और नहीं बल्कि उसके अपने अंदर ही है। ये एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल टर्न है। कवि कहते हैं, मिल मधुशाला की मधुता में भूल गया मैं मधुशाला। मतलब ये कि असली मंजिल किसी बाहरी जगह पहुंचना नहीं है, बल्कि उस जगह के गुणों को, जैसे एकता, प्यार और खुशी को अपने अंदर महसूस करना है। ये एक बाहरी सफर से एक अंदरूनी बदलाव का सफर बन जाता है। तो इस विश्लेषण को हम इसी आखिरी सोचने पे मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये एक लाइन पूरी कविता के सफर को समेट लेती है, एक फिजिकल खोज से शुरू होकर एक गहरी आत्मिक अनुभूति तक। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में मधुशाला का क्या मतलब है। वो क्या चीज है जिसे हम बाहर खोज रहे हैं, जो शायद हमारे अंदर ही मौजूद है।